सिर्फ सच। नमस्कार, द त्रिकाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूरब तिवारी। आज का विषय है कैंट के कानून में बदलाव करके सरकार की नजर यहां के बगीचों और जमीनों पर है। ब्रितानी हुकूमत ने न केवल कैंट बनाया बल्कि जनता को अपने साथ बसाया। उसने न केवल बाजार दिया बल्कि बस्ती, बंगले और बागीचे भी दिए। भले ही सिविल एरिया का विस्तार ना हुआ हो, लेकिन सर छुपाने की जगह सबको मिली है। आजाद भारत के 70 साल इतिहास में जो भी सरकारें आईं, वो भी इस कानून को मानती रहीं। बीच बीच में अतिक्रमण की बात भी उठती रही, लेकिन उजड़ा कोई नहीं। बसने कमाने की सुविधा सबको रही और आज भी चल रही है। अब एक ऐसी सरकार से सामना है जो कानून को पुराना बताकर कैंट के बंगले बगीचे खाली कराना चाहती है। हम जनता के बीच हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या कहती है और क्या चाहती है। चलिए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी भास्कर दुबे के पास। धन्यवाद पूरब। इस वक्त हम कैंटोनमेंट एरिया में हैं। हम यहाँ पर वहाँ के किसानों, वहाँ के बाशिंदों से बात करेंगे। जो सरकार ने नई डिफेंस पॉलिसी बनाई है ज़मीनों के आवंटन को लेकर, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ के प्रमुख, यहाँ के उपाध्यक्ष रहे द्वारका प्रसाद जी के पास। द्वारका जी, यहाँ पर जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें दिक्कतें क्या है? कभी किसान तो यहाँ पर मालिक हुआ करता था मुगल काल में, आज क्या हालात है? देखिए साहब, ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी हमारे किसान इस ज़मीन के भूमि स्वामी मालिक रहे हैं और ब्रिटिश शासन में भी किसानों के पक्ष में रजिस्ट्रियाँ की गई हैं। और ब्रिटिश शासन एक गुलामी का शासन था जिसमें किसानों को गुलाम बना के उनके मूल दस्तावेजों में हेरा फेरी करके ब्रिटिश शासन ने किसानों को उनके भूस्वामी से पट्टाधारी बना दिया। और उसी समय से हम पट्टाधारी के रूप में निरंतर अभी तक चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि यहाँ की छावनी परिषद की जो ज़मीन है, इसका इतिहास क्या है? ये दोनों सवाल, इसको मैं ऐड करना चाहूँगा। जी, ये छावनी परिषद का इतिहास जो है, इसके संबंध में सन 17/3/1927 को कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अंग्रेज अफसर था जो, उसके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि छावनी क्षेत्र के 137 किसान के बगीचे थे। उसमें एक CBR हुआ था 30/4/1926 को एक CBR हुआ था, CBR नंबर 17, जिसके तहत उसमें सारे किसान जो थे वो इस ज़मीन के भू मालिक और स्वामी थे, ऐसा प्रस्ताव बोर्ड के अंदर आया था। और ये किसान कब से काबिज हैं उसके संबंध में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये छावनी के किसान सन 1830, 1845, 1860 और 1870 से निरंतर काबिज, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर काबिज चले आ रहे हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जो कि 56 से 96 वर्ष पूर्व के हैं। और इस प्रस्ताव में ये भी पास हुआ था, ये किसान जो हैं अपनी प्राइवेट ऑनरशिप के रूप में इंजॉयमेंट करते चले आ रहे हैं। आज की डेट में इनको किसी ने कोई परेशान नहीं किया और इन किसानों के ऊपर कैंटोनमेंट बोर्ड और नया रूल लागू नहीं होता है। इस तरीके से ये जो किसान थे निरंतर अपनी खेती करते चले आ रहे हैं। ये एक मैं अभी वर्तमान हालात जानना चाहूँगा कि पहले कुल कितने बगीचे, कितने खेतियाँ और कितने किसान थे, आज के हालात क्या है? कैंटोनमेंट इतिहास के अनुसार 137 किसानों के बगीचे थे। वर्तमान में अभी लगभग 75 किसानों के बगीचे बचे हुए हैं, जो कि लगभग 170 एकड़ की ज़मीन के करीब करीब है, जिसमें कि सभी किसान अपने परिवार के सहित अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खेती करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। ये एक बहुत ही जटिल और गूढ़ मसला रहा है। मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के कभी कोई चेयरमैन ने सर्वे किया हो या कोई रिपोर्ट बनाई हो? अगर यदि कोई ऐसा जानकारी में कोई तथ्य है तो ज़रूर मुझे अवगत कराएं। जी, आपने इसके कैंटोनमेंट के किसानों के संबंध में कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर अनुरोध साबरवाल के द्वारा 11 जनवरी 2018 को स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्ष के बाद में किसानों के पक्ष में रजिस्ट्री के लीगल सेल के द्वारा जांच करा के ये पत्र सेंट्रल कमांड लखनऊ को लिखा गया था कि यहाँ की जो किसान हैं वो 1900 और 1900 सेंचुरी के पहले भूमि के मूल भूस्वामी थे। ये लिखा है उन्होंने कि द लैंडलेस, ये लिखा है उसमें कि द लैंडलेस
फार्मर ऑफ द ऑक्यूपेशन इन बगीचा वेयर द ओरिजिनल ऑनर ऑफ दिस लैंड। माने ये जो किसान हैं यहाँ के, ये उसके मूल भूस्वामी थे, परंतु बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको पट्टाधारी बना दिया। हम आगे और जो स्थानीय लोग हैं, सिराज जी हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछते हैं कि अंग्रेजों के समय तो आप लोग मालिक थे, अचानक से पट्टेधारी हो गए, ये जनप्रतिनिधि हो गए, इतने सालों में किसने आपके लिए आवाज़ उठाई है? नतीजा क्या रहा है उसका? नतीजा तो आज तक कुछ भी नहीं निकला। और ये हमारी रजिस्ट्री है 1915 की, ये खरीदी हुई है, आप ये देखें। और ये रिकॉर्ड है उसका 8 एकड़ 62 डिसमिल का। ये कितने कब का रिकॉर्ड है? ये 1915 का है और 22/3/15 को कंटोनमेंट की उसमें एंट्री हो गई 5 दिन बाद, जिस दिन खरीदने के बाद 17/3/15 में खरीदी गई और 22/3/15 को एंट्री हो गई कंटोनमेंट की बुक में। ये है उसका रिकॉर्ड। और ये है वो बगीचा नंबर 90, ये यहाँ तक हम लोग मालिक थे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों को 1929 और 30 के दरमियान लीजधारी बना दिया। अब चूँकि वो अंग्रेज़ थे, पूरा भारतवर्ष गुलाम था, तो छोटे मोटे किसान क्यों ना रहते, इसलिए हम लोग भी वही गुलामी की ज़िंदगी आज तक जी रहे हैं। और ये इनसे लीज पे लेकर और अपनी ज़मीन को लीज पे ही लेकर और उन्हें मतलब लीजधारी बन गए, पट्टेदारी। और इसके बाद अभी एक नया कानून आ रहा है जिसमें कि सिर्फ 4 साल का है उसमें, और आप गिट्टी नहीं रख सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, यदि कुछ करना है तो उनकी बिना अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते। और 4 साल बाद मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उनको वापस करना है अपने को। यदि आप उसमें कुछ मतलब कोर्ट जाने का भी रास्ता उसमें बंद है। जबकि पहले जो ऐसा कानून था 1929 और 30 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो ऐसा नहीं था, हम लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक था। यानी पहले हम लोग कंटोनमेंट को टैक्स देते थे अपनी ज़मीनों का, जो कि अंग्रेज़ अफसर बैठते थे वहाँ। इसके बाद 1930 और 29 और 30 के दरमियान में एक मतलब इधर अधिकारी बैठने लगे, डीओ ऑफिस अलग से तैयार हुआ, हाँ डीओ। फिर इसके बाद 1947 के बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ तो ये सरकार ने हम लोगों को उससे भी और वंचित कर दिया पट्टे से। जो पहले के जो कानून थे उसको हटा के और हटाते ही चले गए। और अभी उन्होंने 47, 48, 50 के बाद से ये कर दिया कि आप इसके अतिक्रमणकारी हो, जबकि हमारे पास इसका प्रूफ है। पकड़ना भाई जरा। ये देखिए, अब ये सिराज अहमद रहवासी है। ये कब अपना एक्ट बदल देते इसमें हम लोगों को जानकारी नहीं लगती। ये देखिए, सिराज अहमद ऑक्यूपाइड, यानी हम कब्जाधारी हो गए। अपनी ज़मीन, हमारी रजिस्ट्री, हमारी खरीदी हुई 106 वर्ष होने के बाद भी वो हमारा नहीं हो रहा। ये हैं हमारे मकान के दस्तावेज। ये उन्होंने अपना, ये उनका दूसरा बंदोबस्त है। ये डीओ ने जो किया 1947 के बाद, ये उनका दूसरा बंदोबस्त है। ये हैं हमारे मकान के बायोडाटा, जो हमारे इसमें 14 मकान थे, आज भी हैं। लेकिन अब हम लोग इनके वो हैं। पहले तो अच्छा था कि वो अंग्रेज़ी शासन उनके ग़ुलाम थे, अब इनके ग़ुलाम हैं आर्मी के। ये जब चाहे जब खाली कर देते हैं, जब चाहे जब आ जाते हैं, जब चाहे तोड़ने लगते हैं, चाहे सदर का हो चाहे गोरा बाज़ार का हो। आपको नाली नर्दा नहीं बनाने देते, बोले हमें आर्डर नहीं है। तो आज की स्थिति में मतलब वो तो बहुत अच्छा था कि अरुण सभरवाल आए, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने किसानों के लिए सारे दस्तावेज देखते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन ऐसा लिखा। एक वो किदवई साहब आए थे, उन्होंने एक किताब लिखी 1926 में जो पारित हुई, और एक अभी हुई 1918 में, 2018 में। तो इनसे हम लोगों को बड़ी राहत मिली। कुल मिलाकर पट्टाधारी जो था, ना वो मालिक बन पाया, ना ढंग से पट्टाधारी बन पाया। हम एक बार फिर से द्वारका जी के पास जाएंगे। एक रिकॉर्ड जानना चाहेंगे कि कुल मतदाता कितने थे, अब कितने हैं? लगातार मतदाता सूचियों में नाम आते गए, हटते गए, इसको लेकर भी एक इतिहास रहा है, इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, अभी वर्तमान में जो इन्होंने अतिक्रमणकारी बना के बगीचे वालों का, कुछ बंगले वालों को जो नाम काट दिया, उसमें लगभग 25,000 मतदाता हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं।
25,000 मतदाता हैं। जबकि लोकसभा का चुनाव होता है तो हम उसमें वोटिंग करते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा में हमको वोटिंग करने का पावर है, लोकसभा के चुनाव में वोटिंग करने का हमको पावर है। परंतु कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव के संबंध में हमारा पूरा मताधिकार छीन लिया गया, रद्द कर दिया गया है। 62 छावनियां हैं हाँ। सारे देश में, ये तो सभी की समस्याएं होंगी। इसको लेकर लगातार बातें भी उठी होंगी, मांग भी की गई होंगी। इस ओर क्या रुझान रहा है? देखिए, इस ओर यदि मतलब छावनी बोर्ड के प्रशासन के द्वारा कैंटोनमेंट रूल 2007 के तहत रूल में धारा 10(3) ये कहती है कि यदि किसी का नाम कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। हम लोग 200 वर्षों से निवास करते चले आ रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा ये बगीचा नंबर हमको दिया गया है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा नाम काटा। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा गलत नीति के तहत हमारे नाम काटे गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा 10(3) का पालन न करते हुए हमको जबरन अतिक्रमणकारी घोषित किया गया है। इसमें पूरी गलती बोर्ड की है। कुल मिलाकर इनकी जो समस्याएं हैं इसका निदान नहीं हो पाता है। समस्या की जड़ क्या है, दिक्कतें क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे एक्सपर्ट हैं रविंद्र दुबे जी, हम उनसे बात करेंगे कि सर 62 छावनी क्षेत्र हैं, सभी छावनी क्षेत्रों की समस्याएं लगभग एक सी हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जनप्रतिनिधि संसद में भी ये सब ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं से वाकिफ नहीं है। मुख्य दिक्कतें कहाँ पे आती, अड़चनें क्या है? देखिए, मैं जो किसानों की बातें सुन रहे हैं या जो किसान अपनी समस्या बता रहे हैं, उससे ऐसे लगता है कि ये मुग़ल काल से इस ज़मीन पर काबिज हैं और अंग्रेज़ सरकार आई, उन्होंने इनको पट्टाधारी बना दिया और इनको एक पट्टा दे दिया गया, लेकिन उसके एवज में कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई राशि इनको दी नहीं गई। और उसके बाद जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद से आज़ाद भारत में भी सरकारों ने इस तरह कोई खास ध्यान नहीं दिया। कैंट छावनी बना रहा। ऐसी पूरे हर देश की 62 छावनियाँ हैं जहाँ सब तरीके से किसानों की बड़ी समस्या है। उन किसानों को ना तो मुआवजा मिल रहा है, ना वो मालिक बन पा रहे हैं। जब चाहे जो अधिकारी आता है उसको हटा देता है। ये विकराल समस्या। अब सरकार एक जो डिफेंस लैंड पॉलिसी लाने वाली है, सरकार जो नई पॉलिसी लाने वाली है, उसमें तो इनके सारे हाथ काट दिए जाने वाले हैं। तो जो समस्या है, इसको सरकार को इन रहवासियों के बारे में सोचकर उस लैंड पॉलिसी को बनाना चाहिए, जिससे कि इन किसानों को उसका वाजिब हक मिल सके। जो यहाँ के रहवासी हैं उनको हक मिल सके, किसानों को ज़मीन जो खेत जोतने के लिए ज़मीन मिल सके, और जो पीढ़ियों से 100 साल, 125 साल, 150 साल से जो उनके पास पट्टे ज़मीन है, उसका वाजिब हक इनको मिल सके। सरकार को सोचना होगा और करना ही होगा। तो ये हमारी जनप्रतिनिधि है, ये उनकी नाकामी है कि आज़ाद भारत से आज 72 साल हो रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने संसद में ये आवाज़ें नहीं उठाई, अब लोगों की समस्या को नहीं रखा, सरकारों के सामने इस बात को नहीं रखा, और ये बहुत ही आपत्तिजनक हो रहा। अभी भी कुछ नहीं किया। जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर इन 62 कैंट बोर्ड के संबंध में, किसानों के संबंध में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। नहीं तो इन सबके पास एक न्यायपालिका का रास्ता खुला और सब न्यायपालिका जाएंगे, जो बड़ा संकट बनने वाला है। देखिए, अभी मैं कुछ बात कर रहा था, मैं लोगों से जो इससे पहले भी मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई कोई एक विधायक है, एक सांसद है, मैं व्यक्तिगत इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इस बात को उठाया, लेकिन कोई वाजिब हल नहीं निकला। देखिए, अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। सरकार अधिग्रहण करके मुआवजा देने के बाद यदि बात उसको करती, जो हमारे पास जानकारियाँ हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो चर्चाएँ सुन रही हैं, सरकार इसको बेचेगी, इन ज़मीनों को बेचेगी छावनी की परिस्थिति, और सरकार इससे अरबों रुपये कमाएगी, क्योंकि आज ये बाजार मूल्य पर इसका बिक्री होगी और बड़े बड़े पूंजीपति लेंगे। तो ये किसानों को उसका हक कैसे मिलेगा? आप बताइए। अभी कोई बता रहा था, हमको बताया, इन्हीं लोगों में से किसी ने बताया कि साहब अम्बाला में केस हुआ, उसमें 10,000 करोड़ का मुआवजा दिया गया। तो ये किसान के लिए एकजुट होकर सरकार से लड़ाई लड़ना भी बड़ा कठिन काम है। नया एक्ट बन जाएगा, नई पॉलिसी बनेगी, उससे लड़ाई लड़ना, इनकी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी। तो सरकार को पहले इनके बारे में सोचना चाहिए। ये जरूर है, यदि पूंजीपति भी इन ज़मीनों को ले रहे हैं, सरकार उसको कोई, जो सरकार ने कानून बनाया है उसमें उन्होंने क्लास डाला है कि हम ज़मीन को मेट्रो, रेल, सार्वजनिक हित के लिए देंगे। ये बहाना है, ये बहाना है। इसकी आड़ में जो होना है वो सबको पता है कि ज़मीनें बिकेंगी, जैसे BSNL की बिकने वाली, जैसे छावनी परिषद की बिकने वाली। लेकिन जो मूल किसान हैं, उन आज़ादी के काल से रह रहे हैं, मुग़ल काल से यदि उनके पास पट्टे हैं, तो उनको उन पट्टों को देखकर उनका प्रॉपर उनको अधिग्रहण करने के बाद उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारे बीच में बहुत से लोग हैं और वो भी अपने सवाल रखने, मैं इन्हें देख रहा हूँ, बहुत सारे दस्तावेज इनके पास हैं। ये किस तरह के दस्तावेज हैं आपके पास और क्या जानकारी है? मैं नरेश कुशवाहा, किसान, सदर, जबलपुर कैंट में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज लगातार खेती करते हुए आ रहे हैं और मेरे पास
इस क्षेत्र के तमाम किसानों की रजिस्ट्रियों की फ़ोटोकॉपी है। लगभग 20-22 किसानों की मैं रजिस्ट्रियों की फ़ोटोकॉपी आपके माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। यह शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, देश के सभी लोग जो कैंट क्षेत्रों में रहते हैं 62 छावनियों में, वो भी उनके पास भी ऐसे दस्तावेज होंगे। सभी लोग अपनी बातों को इस हिसाब से रखकर मीडिया के माध्यम से और देश के सरकार तक पहुँचाएँ। और हम चाहते हैं कि जब हम सब लोग यहाँ के पूर्वज और वर्तमान में जितने भी किसान हैं, किसान परिवार है, सब भूस्वामी मालिक है। कैंटोनमेंट में जो नया कानून देश की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है 2021, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए। इन दस्तावेजों के आधार पे, रजिस्ट्रियों के आधार पे हमारी वर्तमान देश के प्रधान सेवक, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, जितने भी राजनीतिक दल है, सबसे हम किसान अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का लोकसभा, राज्यसभा में जो भी प्रस्ताव बना रही है सरकार, इसका विरोध करे, इस कानून का विरोध करे और हम सभी किसानों को न्याय दिलवाएं। नई पॉलिसी जो आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि विकास होगा, मेट्रो स्टेशन बनेंगे और जो मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं कि इसको बेहतर करने की कोशिश सरकार अपनी तरफ से बता रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं या और भी कई बातें होंगी? सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस दुनिया में पहली बार ये देखने मिल रहा है कि अपनी ही औलाद को दफन करके उस पर विकास की बात कर रहे हो। हम किसानों को ज़मीन में गड़ा करके उस पर पुल और मेट्रो बनाने की बात कर रहे हो। ये बात करने वाले को सबसे पहले शर्म आना चाहिए और वो अशिक्षा का आधार है कि जिसने ये बात रखी है। दूसरी चीज़, जब हम किसान 1918-1920 से मालिक हैं, मालिक चले आ रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज है और दस्तावेज के आधार पे ये जो 1947 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस पूरे भारतवर्ष का जो राजस्व था, जो रिकॉर्ड था, वो 1954 को लागू हुआ। हम तो उस रिकॉर्ड से चले आ रहे हैं। हम मालिक से नौकर कैसे बन गए? हमें बनाया किसने? इससे अच्छे तो वो अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमें मालिकाना हक देके, पट्टे देके मालिक बनाया, 90 साल की लीच दी। उसके बाद में ये नया संविधान, नया कानून, इनको बोलने वाला कौन है? हम किसानों से ये पूछा जाता है कि आप दस्तावेज ले आओ। मैं एक गरीब किसान पूछता हूँ, सरकार से कौन पूछेगा तुम्हारे दस्तावेज कौन लेके आएगा? सरकार बाप है, जिसका चाहेगी उसका जो चाहे वो कर देगी। उनका दस्तावेज पेश करने वाला कौन है? सरकार। हम पूछते हैं कोर्ट के माध्यम से, सरकार से हम पूछेंगे तुम अपने दस्तावेज लेके आओ। जब हम मालिक थे तो हम नौकर कैसे हुए? ये आज हालात कैसे हैं? जो कैंटोनमेंट, अगर मैं हालातों की बात करूं, कैसे हैं किसानों के? आज हालात ऐसी स्थिति आ गई है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं हम मालिक हैं या नौकर। एक तरफ 350 एकड़ ज़मीन राज्य शासन की मिलिट्री ने कब्जा करके रखी है। 165 एकड़ ज़मीन हम किसानों के पास है। अभी 2011 में जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक बैठक हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान के समक्ष। उस बैठक में ये निर्णय किया गया कि भाई साहब, हमारी 350 एकड़ आपके पास है, 165 एकड़ शासन की तुम्हारे पास है, केंद्र की। अब बेहतर ये है, हम 350 आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप 165 डिस्टर्ब नहीं करना। और ये प्रस्ताव जिस आर्मी का आड़ लेके केंद्र सरकार ये बोल रही है कि खाली करना है, इसी जगह के 3 सीओ ने एनओसी दी है। हमें किसान की ज़मीन नहीं चाहिए, हमारे पास 350 एकड़ ज़मीन पर्याप्त है। फिर क्यों गवर्नमेंट को तकलीफ हो रही है? ये तो बड़ी बात। अब आप अपनी तरफ से एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो सेना की आड़ ली, और जबकि सेना ये चाहती है कि किसानों को मिले जमीन। सेना ने लिखित में एनओसी दी है, वो एनओसी हमारे पास रखी है। अब बताइए कौन सच्चा और कौन झूठा? मैं वही बता रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो सरकार अत्याचार कर रही है किसानों के साथ, ये जो बेईमानी पे उतारू है, इससे बेहतर तो वो अंग्रेज का कानून था जो हमें जीने और खाने की अनुमति तो देते थे। ये तो गरीब की छाया उजाड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा
इस भारत के संविधान में हर वर्ग के लिए जगह है। उस वर्ग में ये भी कहा गया है, अगर किसी का आप कुछ लेते हो तो मुआवजे में कुछ देते हो। अरे 12 साल अगर किसी ज़मीन पे अगर 12 साल हम काबिज हो जाते हैं तो इस भारत के संविधान में लिखा है कि उसका अधिकार उस ज़मीन पे हो जाता है, और अगर उसको वहाँ से खाली करोगे तो सरकार कोई व्यवस्था करती है, कानून कोई व्यवस्था करता है। हम 100 साल से यहाँ हैं, आप हमारी ज़मीन ले रही है तो इसके बदले में हमारे लिए क्या है, इसके बदले में क्या दे रहे हो, इसका कोई सरकार के पास जवाब नहीं है। ये कुल मिलाकर आज़ादी के बाद किसानों के हालात वैसे ही, न मरो न मुटाओ, जुग जुग जीते जाओ। यही स्थिति आ गई है, और ये स्थिति खाली जबलपुर की छावनी की नहीं है। 62 छावनी है हिंदुस्तान में, और उस 62 छावनी से प्रत्येक छावनी का अगर एक सांसद और एक विधायक लिया जाए, अगर 62 सांसद जिन वोटों की ताकत पे वो सांसद बने हैं, अगर उन्हें जरी सी शर्म हो तो हमारे वोट का अधिकार जो उसको आज कर चुकाने का पारी है, वो 62 सांसद अगर अपनी बात लोकसभा में रखेंगे, पूरी लोकसभा गूंजेगी और रक्षा मंत्री इस पे विचार करने के लिए विवश होगा। ये हम जानते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो इच्छा शक्ति वाली बात है। बहुत बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति की कमी किसानों के कल्याण के आड़े आ रही है। ये जनप्रतिनिधियों की भी है और सरकार की भी। और भी किसान हैं जो हमसे लगातार बात करना चाहते हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते थे। बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबलपुर छावनी में 137 किसान हैं, और ये 137 किसानों में लगभग 32 किसानों की ज़मीनें 1976 में सेना के द्वारा अधिग्रहण की गई। लेकिन उन 32 किसानों की जो ज़मीनें गई हैं, जिसके नाम से मोतीबाड़े के बाजू में एक बांगड़ी मोहल्ला करके बसा है वो किसानों के नाम से, लेकिन उन परिवारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और यह किसान 200 वर्षों के हैं, इनके मकान अगर जर्जर हो जा रहे हैं, अगर उनको रिपेयर करना है, परिवार बढ़ गए हैं, अगर कमरे बढ़ाने हैं तो कमरे बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं है, मकान रिपेयर करने की कोई अनुमति नहीं है, लैट्रिन बाथरूम बनाने की अनुमति नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, और यहाँ छावनी के किसान जो है, जिनकी खुद की भूमि है, खुद की खरीदी हुई भूमि है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनको नहाने धोने और बाथरूम की व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यह सरकार का जो नाइंसाफ़ी किसानों के साथ में है। सरकार के साथ किसानों की बहुत सारी शिकायतें हैं। ये आज से नहीं है, ये आज़ादी के पहले से हैं। इन्होंने लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन इनके प्रयास का परिणाम इनके अनुसार नहीं मिला है। लगातार सरकार दावे तो करती है किसानों के हित के काम किए जाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। सुना था कि कानून अंधा होता है, सरकार अंधी नहीं होती, जनप्रतिनिधि अंधे नहीं होते। उम्मीद करेंगे कि इन मासूम किसानों के लिए भी कुछ किया जाएगा। आज जनता की आवाज उठाने और जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचाने के लिए खुली जन बहस आप सबके सामने है। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि ब्रितानी कानून को देसी सरकार बदलना चाहती है? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए द त्रिकाल मीडिया से जुड़े रहिए। धन्यवाद। सिर्फ सच।